तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की जो कमोडिटी उसका प्राइस बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर ए कमोडिटी विल राइज इफ देयर इज फॉल इन प्राइस और वाइस वर्सा। मतलब कॉमन सी चीज़ है, देखो आप कि अगर आप कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ाते हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, आपको एक मीनिंग के बाद एक किसी भी इकोनॉमिस्ट की मीनिंग भी देनी है, डेफिनेशन भी देनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइसेस, साइट्रस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो, तो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ कैसे करेंगे? तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ में स्टेट करना है आपको लॉ को जैसा भी हो। अब इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड डायग्राम, है ना। जो हम कर्व बनाएंगे टेबल से, अब देखो कैसे बनाना है। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, है ना, ये क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। अब मैं प्राइस ले रही हूँ, मान लो पहले किसी चीज़ का प्राइस था 4, अब हो गया 5, 6, 7। अब क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी 10, ठीक। अब कितनी हो गई? मान लो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक। तो अब इसका वो कैसे बनाएंगे? कभी भी देखो आपको बनाना हो तो आप ये लेना, मतलब अब इसमें सीधा नहीं बनेगा, ये शेड्यूल। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एज वी अकॉर्डिंग टू द गिवन शेड्यूल, इट इज़ क्लियर दैट as the price of the commodity is increasing, the quantity demanded of the commodity is decreasing, है ना। और प्राइस मतलब यहाँ से देखो तो आप प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो आप ऐसा ले सकते हो। तो हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ लेना है हमने प्राइस, यहाँ लेने है हमने क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो ऐसा ऐसा है, तो यहाँ ले लेती हूँ मैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। प्राइस कितना है? 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं जो रफ बना रही हूँ, आपको सेम बनाना है ना। तो देखो 4 में कितना है? 10 यूनिट्स की है ये। 5 में 8, 5 में ये गलत बन गया क्या? 2 4 6 8 10, 8, ठीक। फिर 6 में कितने यूनिट की है आपकी डिमांड? 6 यूनिट्स की है। और फिर 7 में 4 यूनिट्स की है, ठीक। तो आपका क्वांटिटी, आपका डिमांड कर्व कैसे बन जाएगा? ये, तो ये डी डी आपका डिमांड कर्व है। अब आपको बताना पड़ेगा ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एज वी कैन सी, एज वी increase the price, the quantity demanded of a commodity is decreasing, है ना। and dd is the डिमांड कर्व, ठीक। अब डी डी डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। जब भी किसी दो चीज़ की, जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे, मतलब कोई भी कर्व बनाएंगे, और जो दो चीज़ें जो आपने ली हैं उनमें क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, अगर या इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो उसका जो कर्व होएगा वो हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इस केस में जैसे हम देख रहे हैं। अब हम देखने वाले बेटा एजम्पशंस। तो एजम्पशंस क्या होते हैं? कभी भी आप लॉ लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद किसी इकोनॉमिस्ट या फिर, है ना, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी है वो लिखेंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ करके एक शेड्यूल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। बेटा क्रिटिसिज्म ज़्यादातर ना एजम्पशन से ही ले ली जाती है, ठीक है। तो एजम्पशन लेके चलते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग गुड डू नॉट चेंज। अब देखो हमें क्या बताना है कि प्राइस कम होएगा या बढ़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा आएगा? इनवर्स रिलेशन आएगा, मतलब उल्टा होएगा। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी।
है ना, और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। अब बेटा सब्सटीट्यूटिंग गुड्स का प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मान लो मेरे पास पेप्सी है, मैंने पेप्सी के प्राइस बढ़ा दिए तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर उसका सब्सटीट्यूट जो है ना, कोका कोला कोक, तो उसके डिमांड उसके प्राइस अगर जैसे पेप्सी के मैंने 10 रखे, है ना, तो कोक के अगर 20 हो गए तब भी लोग पेप्सी ही पियेंगे। क्यों? क्योंकि कोक के बढ़ गए, उसके सब्सटीट्यूट के बढ़ गए, है ना। तो जो कोक पीते थे वो भी किस में आ जाएंगे, अब पेप्सी में आ जाएंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग गुड का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे टी और शुगर, ठीक। तो जैसे मैंने टी का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक, तो शुगर की वैसे ही कम हो जाएगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ शुगर को लेके चलना है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। अब हमें क्या बताना है, प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस ज़्यादा होएगा तो डिमांड कम होएगी। लेकिन अगर इनकम ही बढ़ गई तो कंज्यूमर की, तो क्या होएगा कि प्राइस अगर बढ़ा भी रहा तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, है ना। टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं बदलनी चाहिए कंज्यूमर की। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई भी अपन लोग को फ्यूचर से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। मान लो अभी पेट्रोल का दाम है 100 रुपये, ठीक। अगर मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि जो पेट्रोल का दाम है ना वो आगे चल के 150 रुपये होने वाला है ना, तो अभी ज़्यादा हायर है आपको पता है, लेकिन 150 के डर से आप अभी अपनी टंकी फिल करवा लोगे, है ना, या जितना स्टोर करके रख सको रख लोगे, पूरी गाड़ियों की टंकी फिल करवा लोगे, है ना। तो देखो करंट प्राइसेस हाई हैं तब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर राइज की प्राइस में, है ना। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन भाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। अब बेटा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होते क्या है, मतलब हमें बताना है कि कारण क्या है कि अगर प्राइस किसी चीज़ का कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, या प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। इसके कारण बताना मैं। तो फर्स्ट कारण है अपना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या है? वन कमोडिटी, देखो सब्सटीट्यूट गुड्स आपको पता है कि एक कमोडिटी जो दूसरे का जगह ले सकती है ना। जैसे जुदाई पिक्चर में उसने उसकी जगह ले ली थी, है ना। other when it becomes relatively cheaper, when the price of a given commodity falls it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of substitute. As a result demand for the given commodity rises. तो देखो जैसे मैंने बोला था कि पेप्सी और कोक है सब्सटीट्यूट, मेरी कंपनी पेप्सी की, मैंने क्या कर दिया, अपने प्राइस कम कर दिए पेप्सी के। पहले दोनों 10-10 के थे, अब मैंने पेप्सी के प्राइस 8 रुपये कर दिया। तो क्या होएगा, देखो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कोई भी चेंज नहीं है उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस में, वो कम भी नहीं हुआ ज़्यादा भी नहीं हुआ। तो जो कोक के भी लोग रहेंगे ना वो मेरी तरफ आना शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने जैसे ही प्राइस कम किया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी कि नहीं, बढ़ गई, है ना। अब दूसरा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मतलब एडिशनल जो यूटिलिटी होती है कमोडिटीज़ के, है ना, वो नीचे गिरती रहती है जैसे जैसे हम एक चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं। देखो DMU states that we consume more as we consume more and more of a given units of a given commodity, the utility derived from each successive unit will be decreased, है ना, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, है ना। अब देखो एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी होएगी चीज़ों की तो डिमांड होएगी, नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, है ना। तो जैसे ही जैसे अब देखो यूटिलिटी कम हो रही है, कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, विथ ईच कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट दी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप देखो कि मैंने मान लो एक फुल्की खाई, ठीक, 10 रुपए की थी वो, है ना। तो ये रुपीज़ है, ये प्राइस है, और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम यूटिल्स में लिखते हैं। तो मैंने जब 10 रुपए दिए ना तो इनिशियल वाली में मुझे 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद मैंने फिर 10 रुपए दिए, मुझे 13 का मिला। उसके बाद फिर 10 दिए, मुझे 11 का मिला। इस बार फिर 10 दिए, हमें 9 का मिला। तो देख रहे हो आप कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है विथ कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। पहले मैंने ये खाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हमारी कितनी है, 10 ही है,
लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये जो यूटिल्स हैं ये कम होते जा रहे हैं कि नहीं, कम होते जा रहे हैं, है ना। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस से भी कम हो गई, तो ऐसे में कंज्यूमर ना स्टॉप कर देता है परचेज करना। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी जब तक नहीं मिलेगी उसको प्राइस के बराबर, वो अपने इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा। MUX और यूटिलिटी, MUX और MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की निशानी है। तो जब ये नहीं रहेगा तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम कर देगा, या फिर वो तभी बाय करेगा इस चीज़ को जब इसके प्राइस कम होएगा, है ना। तो मतलब प्राइस राइज है, प्राइस इसके है, तो इसने क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम कर दी कि नहीं। अब इसका प्राइस कम होएगा तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा। फोर्थ वन इज इनकम इफेक्ट। थर्ड वन इज इनकम इनकम क्या कहता है? इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट क्या कहता है? हमारी दो तरीके देखो की इनकम हमारी एक इनकम रहती है। मॉनेटरी देखो इनकम एक होती है, मान मॉनेटरी लो मेरी इनकम और सैलरी एक रियल 50,000, इनकम। मॉनेटरी ठीक, तो इनकम वो हो मतलब गई मान हमारी लो मेरे मॉनेटरी 50,000 रुपए मेरी लेकिन मैं तनख्वाह है, उसमें से 30,000 उसमें से मैं रुपए 30,000 खर्चती रुपए हूँ गुड्स और और 20,000 सर्विसेज रुपए में सेविंग खर्च करती करती हूँ। हूँ और ये जो 20,000 रुपए 30,000 सेविंग रुपए है ना, करती ये हूँ। मेरी क्या है, तो जो मेरी रियल है, इनकम है वो जो कि मैं कितनी हुई मेरी? कमोडिटी पे 30,000 गुड्स रुपए एंड की हुई, जो सर्विसेज मैं पे एक्चुअली खर्च कर रही हूँ। बाकी स्पेंड जो कर रही सेविंग पे हूँ कर रही हूँ गुड्स वो और रियल इनकम नहीं सर्विसेज में। होती है। ठीक और है, जो मेरी तो जो रियल मेरी इनकम है वही रियल मेरी इनकम है वो परचेजिंग हमारी पावर है कि नहीं, परचेजिंग पावर को है भी है ना। दर्शाती है। अब है ना। मान लो अब देखो 30,000 पूरे रुपए लॉ के ऑफ मैं डिमांड में पहले हमें क्या क्या लेती बताना थी, है कि 10-10 प्राइस के हजार कम रुपए की होने से 3 चीजें क्वांटिटी ले लेती डिमांडेड थी। अब बढ़ी। आप, तो मैं मान लो एग्जांपल जो समझा रही हूँ 30,000 आपको, रुपए है है ना। ना, तो मैं मैं 30,000 30,000 रुपए रुपए की में कितनी चीजें लेती थी, 3 तीन चीजें चीजें लेती खरीदती थी। हूँ जो कि 10,000 रुपए की 10,000 की एक है, चीजों तो की। मैं कितनी अब खरीद मान पाती लो हूँ? 3 उनका खरीद प्राइस पाती बढ़ हूँ। गया, अब वो मान कम लो हो उन गया चीजों और का उनका प्राइस प्राइस कम कितना हो हो गया गया, और वो हो गई 6,000 रुपए 6,000 हो गया। रुपए की। अब 10,000 से उनका 6,000 प्राइस रुपए की 6,000 एक हो हो गया। गई, तो तो अब मैं मैं जब कितनी खरीद मेरी जो सकती हूँ? रियल 5 इनकम थी यूनिट्स वो खरीद तो सकती हूँ क्योंकि 30,000 मेरी है ना। परचेजिंग पावर बढ़ी। लेकिन क्यों? क्योंकि कमोडिटी के प्राइस प्राइस हुआ। कम होने से प्राइस कम हुआ तो मेरी मेरी रियल इनकम बढ़ इनकम गई में कि नहीं, इफेक्ट आया। बढ़ गई कैसे? इन द कि सेंस, मेरी देखो रियल पहले मैं परचेजिंग 3 यूनिट रियल लेती थी, इनकम है जो है मेरी ना, मुझे परचेजिंग पावर 30,000 है की जो बढ़ पड़ती थी, गई अब वो विदाउट 6,000 की एनी एक यूनिट इंक्रीज और मैं डिक्रीज इन माय कितनी यूनिट्स इनकम खरीद लेवल, सकती हूँ, एक्चुअल 5 इनकम यूनिट लेवल। खरीद मेरी सकती इनकम हूँ में कि कोई नहीं, फर्क नहीं आया जो कि मुझे मेरी 30,000 की पेमेंट पड़ेगी। 7,000 हो तो गई, लेकिन प्राइस कम प्राइस होने के से कम होने से क्वांटिटी क्या डिमांडेड इफेक्ट बढ़ी। आया कि आपको मेरी पूरे लॉ परचेजिंग ऑफ पावर डिमांड बढ़ में गई, यही राइट। बताना है अब कि देखो प्राइस एडिशनल कम हुआ कस्टमर्स, और क्वांटिटी प्राइस कम डिमांडेड हुआ बढ़ी, है तो ना। जो तो न्यू प्राइस कस्टमर्स कम हुआ आएंगे तो वो भी क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी डिमांडेड कि नहीं बढ़ा बढ़ी, देंगे, बढ़ और गई, प्राइस है ना। कम क्योंकि हुआ जो पहले मैं ओल्ड जहाँ कस्टमर 3 थे उस यूनिट्स लेती थी, अब मैं यहाँ कमोडिटी के, 5 यूनिट्स ले रही वो हूँ। भी अब ज़्यादा एडिशनल क्वांटिटी कस्टमर्स, डिमांड करने लगेंगे। तो प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई क्योंकि ओल्ड कस्टमर्स भी जुड़ गए और हमने भी, जो पुराने कस्टमर्स थे उन्होंने भी अपनी डिमांड बढ़ा दी। अब देखो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आप मोबाइल चार्ज करने को तो नहीं करते, है ना। आप टीवी देखते हो, मिक्सर ग्राइंडर चलाते हो, आपके घर का फ्रिज चलता है। ऐसे ही मिल्क से आप सिर्फ दूध नहीं पीते, लस्सी बनाते हो, मिठाइयाँ बनाते हो, है ना, खीर बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो सेवरल यूजेस की चीज़ें, है ना। तो अब देखो जब ऐसी जो डिफरेंट यूजेस की चीज़ें होती हैं उनका जब प्राइस गिरता है ना बेटा, तो लोग उनकी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं कि चलो यार कम में तो मिल रहा है, तो मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। जैसे गाजर है, गाजर का प्राइस कम हो गया तो मैं क्या सोचूंगी कि यार खरीद ही लेती हूँ, गाजर का हलवा भी बना लूँगी, गाजर का अचार भी बना लूँगी, है ना। और जो भी बनता है, जैसे आंवले, आंवले के मैं अचार बना लूँगी, आंवले की मैं गोली बना लूँगी, कैंडीज़ बना लूँगी, मुरब्बा बना लूँगी, है ना। अभी मैं खरीद लेती हूँ तो इसका डिफरेंट यूज़ है कि नहीं आंवला का, है ना। तो उसका प्राइस कम हुआ तो मैंने उसकी क्वांटिटी, अगर मैं 1 किलो लेती कि यार सिर्फ अचार बनाऊंगी, लेकिन मुझे पता चला कि तो आधे प्राइस में मिल रहा है, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बहुत यूजेस है, मुरब्बा बन जाएगा, अचार बन जाएगा, कैंडी बन जाएगी, है ना, मैं खा लूँगी ऐसे ही, ठीक। और मान लो कि उनका प्राइस जो है बढ़ गया, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में लगाऊंगी कि मैं सिर्फ अचार बनाऊंगी उसका, है ना। कि भाई 50 रुपये किलो था, अब वो 100 रुपये किलो हो गया, तो मैं सिर्फ अचार बनाऊंगी, उसके डिफरेंट यूजेस में उसको यूज़ नहीं करूँगी। देखो बेटा, पूरे लॉ ऑफ डिमांड में आपको बताना क्या है, ये क्विक समरी है बिल्कुल। पूरे लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और प्राइस ज़्यादा होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक। फिर हमने इसके बाद इसके क्या पढ़े, हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके एजम्पशन पढ़े, है ना। एजम्पशन 5-6 हैं, याद कर लोगे। नो चेंज इन सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस, नो चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड में हमें बताना है कि
क्यों ऐसा होता क्यों है ना। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमें बताने हैं। तो देखो 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब उसकी क्विक समरी ले लेते हैं। आपको बस क्या करना है कि प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, ये बस बताना है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमने एक लिया था इनकम इफेक्ट, अपना क्या लिया था, एक फर्स्ट इनकम इफेक्ट। अब देखो किसी भी कमोडिटी का इनकम में कोई फर्क नहीं लाना, कमोडिटी बस बताना, ठीक। कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो मेरी क्या हो गई, रियल इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, तो दोनों सिचुएशन हो गई। अब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, ठीक, प्राइस बढ़ गया तो मेरी जो रियल इनकम है वो कम हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। ये हो गया इनकम इफेक्ट। अब सेकंड आता है हमारा एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स, प्राइस कम हुआ किसी चीज़ का तो एडिशनल न्यू कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो कि पहले सब्सटीट्यूट गुड की तरफ भी जा रहे थे, है ना। और और हमने जो है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर दी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, तो जो ओल्ड कस्टमर थे वो भी किसी सब्सटीट्यूट की तरफ चले गए, और नए तो भाई क्यों ही आएंगे, तो है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। अब थर्ड हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस से क्या होता है, देखो कोई चीज़ है ना, मिल्क मान लो, मिल्क बेस्ट एग्जांपल है, मिल्क, मिल्क का प्राइस कम हो गया बेटा, मिल्क का प्राइस जो कभी 40 रुपये लीटर था वो 20 रुपये लीटर हो गया, तो मैं क्या करूँगी, उसके अल्टरनेटिव यूजेस है मुझे पता है, तो मैं उसको ना हर जगह यूज़ करने लगूंगी। जैसे मैं बोलूँगी यार मिल्क है 20 रुपये लीटर तो है, खरीद लो, जितने भी मेहमान आएंगे उनको शुद्ध दूध की चाय पिलाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, और तो और खीर भी बना बना के बांटेंगे सब में, है ना। और जैसे आंवले का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक। तो अगर प्राइस कम हुआ मिल्क का, कमोडिटी का, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अगर प्राइस बढ़ गया मान लो, तो अगर इतनी चीज़ों के लिए लेती थी ना कि दूध भी पिला देंगे बच्चों को, और मेहमान आएंगे तो चाय भी बना देंगे और ये वो, तो मैं ये सब कम कर दूंगी। मैं क्या करूँगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए, जैसे छोटे बच्चे तो उन्हें दूध दे दिए पीने को, खुद की चाय बना ली, मेहमान मेहमान की नहीं, है ना। तो प्राइस बढ़ गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, जिन चीज़ों के अल्टरनेटिव यूज़ है, अब मैं सिर्फ उन्हें इंपॉर्टेंट काम के लिए ही लगा रही हूँ, बाकी और कोई काम के लिए नहीं लगाती। फोर्थ चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया, है ना, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी लेसर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। कि कमोडिटी भाई मेरे को कोई चीज़ में मतलब मैं कोई चीज़ 100 की खरीद रही हूँ, वो मुझे 150 रुपये की यूटिलिटी दे रही है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा खरीदूंगी कि नहीं, ज़्यादा खरीदूंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मैं बढ़ा दूंगी, है ना। और वहीं कोई चीज़ अगर मेरे को प्राइस ज़्यादा लग रहा है कि यार मैं 100 रुपये तो पे कर रही हूँ इसका, लेकिन मेरे को 80 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है, मतलब पैसा वसूल चीज़ नहीं है ये, है ना, तो मैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, ठीक। फिफ्थ चीज़ आएगी आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा, चाय है भाई, चाय के प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, कैसे, क्योंकि चाय वाले तो चाय पियेंगे ही, सब्सटीट्यूट जो है उसका कॉफ़ी वाले भी चाय पीने लगेंगे, और मान लो चाय के प्राइस बढ़ गए तो चाय वाले तो कॉफ़ी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड चाय की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो आपको मेनली क्या बताना है, ये 5 चीज़ों में इनका इफेक्ट नहीं बताना है आपको, मेनली आपको एक नींव बनानी है कि भाई प्राइस कम हो रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, और उससे इफेक्ट क्या आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे।